did this class. Some of you are doing it for the first time. So before we start, I am hoping कि आपका जर्नल ना ठीक ठाक हो गया. मैं नहीं बोल रहा it's 10 out of 10, but before you guys came, I was taking a general idea, and some of the students were saying that they are at 7.5 out of 10, 8.5, 8. जर्नल को आपको 10 में 10 लाना पॉसिबल नहीं है. अगर आप मेरे से पूछें, मेरा भी जर्नल 10 में 10 नहीं है. To come to 10 on 10, I don't think it will be like years and years of practice that you will take. Only then it will be 10 on 10. Try to at least to come at 9 maybe. आ जाइए ना मैम. So जब भी हम लोग, सब ठीक है, जब हम लोग ट्रायल बैलेंस करते हैं, हम लोग का प्रोसेस कुछ इस प्रकार का है. हम लोग जर्नल पास करते हैं, राइट? Give me any example, cash to capital, right? And then some of you have attended, some of you are going to stay back after this. We post these transactions into a ledger. Ma'am, yesterday only we were discussing little bit of it. So in a ledger, CD आता है, CD, balance carried down. वो कौन सी साइड में आ सकता है? किसी भी साइड में भी आ सकता है. मान लीजिए अगर डेबिट भारी है तो क्रेडिट साइड में आएगा, और अगर क्रेडिट भारी है तो डेबिट साइड में आएगा. और हर सीडी का एक बीडी होता है. ये बीडी जो भी है, इसको हम एक जगह लिखेंगे. इट्स नॉट एन अकाउंट, इट्स नॉट ए लेजर, इट इज़ नॉट जर्नल. जितना भी बीडी आया है ना, उसको एक जगह लिखेंगे. वो जो स्टेटमेंट आप बना रहे हैं, उसी का नाम है ट्रायल बैलेंस. और ये ट्रायल बैलेंस है जो बच्चों का 11, 12, 9, 10 में था, फाइनल अकाउंट्स बनता है. सो टू अंडरस्टैंड हाउ मच वी आर एट अ प्रॉफिट और अ लॉस विल कम फ्रॉम ट्रायल बैलेंस पोस्टिंग्स. अगर आप याद करें, मैम आई थिंक आपका था ना 9, 10 में कॉमर्स ही को, जिन का था, ट्रायल बैलेंस वाज द क्वेश्चन दैट वाज गिवन टू यू, एंड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस दे यूज्ड टू प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स. नाउ वी हैव गॉन वन स्टेप फर्दर. हम आपको बोल रहे हैं आप जर्नल बनाओ, जर्नल से आप लेजर में डालो, लेजर का सीडी निकालो, सीडी को बीडी करो, और जो जो बीडी है ना, उसी से ट्रायल बैलेंस बनाओ. दैट इज योर टर्म 1 प्रोजेक्ट फॉर मोस्ट स्कूल्स. सो अंडरस्टैंड द डिफिकल्टी हियर. वन जर्नल गोज रॉन्ग, वन जर्नल, एक जर्नल गलत हुआ, यू पोस्ट इट करेक्टली टू लेजर, इवन देन यू आर रॉन्ग, बिकॉज लेजर से, जर्नल से लेजर बन रहा है, लेजर का बैलेंस सीडी निकल रहा है, सीडी से बीडी आ रहा है. तो अगर जर्नल ही गलत है तो लेजर में पोस्टिंग ही गलत हुई है. लेजर में गलती किए हो तो इसका मतलब सीडी में गलती है, कैरिड डाउन में कुछ प्रॉब्लम है, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा. सो ट्रायल बैलेंस इन इट्स ओन सेल्फ इज अ वेरी इजी चैप्टर, बट ट्रायल बैलेंस को पहुंचने के लिए वहां तक जर्नल आना चाहिए, लेजर आना चाहिए. हमारे इस चैप्टर में दे डोंट टेल अस टू मेक द जर्नल एंड द लेजर एंड देन मेक द ट्रायल बैलेंस. नहीं तो एक सम 30 मार्क का बनेगा, सोच कर देखिए. वन सम विल बी फॉर 30 मार्क्स देन. व्हाई? बिकॉज पास्ट 10 ट्रांजैक्शन, 20 ट्रांजैक्शंस with narration format, put them into ledger, and if it is 20 transaction, at least 15 to 16 ledgers, 15 to 16 ledgers बनना ही होगा, and then balancing those ledgers and then making a list of those accounts. So what are we given in this chapter? We are giving a list कि देख भाई, ये रहा बैलेंस ब्रॉट डाउन सारा, लैंड एंड बिल्डिंग इधर है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, सब कुछ है, पूरा लिस्ट है. अपना काम क्या है ना, अपने को क्लासिफाई करना है इसको डेबिट और क्रेडिट में. सो हम थोड़ा प्राइड लेते हैं इस बात पे दैट व्हेनेवर आई हैव टॉट, आई हैव बीन वेरी 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 पैशनेटली टेलिंग यू टू फोकस ऑन जर्नल्स. एंड द बेस्ट पार्ट इज व्हेन आई एम टीचिंग ट्रायल बैलेंस, it doesn't feel like teaching another chapter. Why? Because there are only 4 things in accountancy that determines the whole subject: asset, liability, income and expense.
सो आपको उस लिस्ट में बहुत सारे एसेट्स होंगे, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कैश, बैंक, डेटर, कॉपीराइट, गुडविल, पेटेंट, सारे एसेट्स का नेचर सारा क्या होता है? आप उनको डेबिट में लिखेंगे। अब देखिए एग्जाम में एसेट्स नहीं लिखे रहेंगे सारा, एसेट्स की जगह आपको एसेट्स के नाम मिलेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कैश, बैंक, डेटर, कॉपीराइट, गुडविल, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। आपको क्या करना है? उनको डेबिट में लिखना है विद अमाउंट। सारे एक्सपेंसेस का नेचर क्या होता है? डेबिट और लॉसेज एंड एक्सपेंसेस। 15 तो खर्चा का नाम दे पाएंगे मैम? रेंट पेड, सैलरी पेड, डिस्काउंट अलाउड, इंटरेस्ट पेड, कमीशन पेड, परचेज सबसे बड़ा खर्चा है जीवन का, गुड्स खरीदना, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, दोनों ही कैरेज खर्चा है। कैरेज इनवर्ड का मतलब है गुड्स को अंदर लाने का ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स को बेचने का ट्रांसपोर्टेशन, दोनों ही तो खर्चा है। और रॉयल्टी और बैड डेट, एडवर्टीजमेंट, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, फ्यूल, लाइटिंग, स्टेशनरी, प्रिंटिंग, पोस्टेज, ये सब क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस को क्या करना है? डेबिट करना है। और क्या दो चीज बचता है? इनकम। पहले इनकम बोलना बहुत मुश्किल होता है वारिजा, 5 आप बताइए, 5 हम बोलते हैं। सेल सबसे बड़ा इनकम है, और इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, 6 हो गए। ये वाला इतना क्लिक नहीं करता है। महित हाँ ना में जवाब दीजिए। परचेज रिटर्न, अ लॉट ऑफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस इज सॉर्ट ऑफ एन इनकम। सो व्हेन यू बाय समथिंग and then you are returning it back, true false, you are giving the goods back but you get your money back. I know it's not an income, but it's sort of a reduction of an expenditure. खर्चा तो कम हो गया ना। Amazon से कुछ खरीदे आप, सोचिए अरमान, आप रिफंड कर रहे हैं, आपके बैंक अकाउंट में या जो भी अमाउंट आपने पेमेंट किया था वो रिवर्स हो जाता है, यू गेट बैक दैट मनी। सो परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी बोल सकते हैं, हाँ या ना? रिटर्न आउटवर्ड, वाई? बिकॉज गुड्स आर गोइंग बैक आउटवर्ड। तो एक्सपेंस में सेल्स रिटर्न जाएगा। सेल्स रिटर्न का मतलब रिटर्न इनवर्ड। तो इनकम्स में और क्या बचा? अब सारा ही तो बोल दिया हम लोग। एक कल बच्चा लोग जो क्लास करेगा डे 2 का, आप में से कौन कौन डे 2 कर चुका है? तो येस्टरडे आई वाज टीचिंग समथिंग कॉल्ड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, वो भी क्रेडिट होगा, है ना? यू मेड एन इन्वेस्टमेंट इनटू स्टॉक्स, व्हाट इज योर रिटर्न मैम? कॉल्ड डिविडेंड। जब आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, आपका डिविडेंड इज द इनकम, दैट इज ऑल्सो क्रेडिटेड। बचा क्या? लाइबिलिटीज। 10 तो ही बोल दीजिए ना विवान। बिगेस्ट, क्लास 11 का सबसे पहला चीज आपको जो पढ़ाए होंगे हम, सबसे बड़ा लाइबिलिटी कैपिटल और क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, लोन, लोन फ्रॉम एक्स, लोन फ्रॉम वाइफ, लोन फ्रॉम जेड, लोन फ्रॉम ब्रदर, लोन इज लोन। अच्छा, ट्रू फॉल्स? सैलरी एक्सपेंस है, सैलरी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है। रेंट जो है वो एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग रेंट जो है वो लाइबिलिटी है। खर्चा को खर्चा का ट्रीटमेंट दे, लाइबिलिटी को लाइबिलिटी का। कोई और एग्जांपल दे पाएंगे सर? हम ना भूल जाते हैं आपका नाम सर। हाँ बोलिए ना अयान, कोई एग्जांपल दे पाएंगे इनकम का, सॉरी लाइबिलिटी का? We've said majorly everything. Just trying to see whether you will be able to answer this or not. Pre-received incomes. सोच कर देखिए। तो रिया आती है, बोलती है भैया ये लीजिए, नेक्स्ट मंथ का भी फीस रख लीजिए आप मेरे लिए आज, वो लाइबिलिटी है ना? बिकॉज आई हैव नॉट गिवन यू दोज सर्विसेज येट, बट आई हैव टेकन द मनी। सिक्योरिटी डिपॉजिट एक्सेप्टेड। सो स्कूल में आप जब भर्ती होते हैं तो आप एक सिक्योरिटी डिपॉजिट देते हैं, रिफंडेबल है वो आपका, आप जानते हैं ना, डिपॉजिट है। सो दैट इज अ liability for the school, that once the school person will leave they will pay you. अब आप लेते नहीं है वो बात अलग है, पर फंडामेंटली वो एक लाइबिलिटी है बिजनेस का।
बस यही करना है, डेबिट और क्रेडिट में क्लासिफाई करना है, और दोनों का टोटल मैच करेगा। अब इसमें देखिए कुछ ज़्यादा इजी नहीं हो गया, बच्चा को समझिए आप, जो भी कोई पेपर बनाया होगा, कोई सिखाया होगा, टीचर लोग आया होगा, बोला होगा बैठे हम लोग टीचर लोग हैं, यार ये तो यार 10 मार्क नहीं डिजर्व करता है, तो क्या करें? बोला थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं। बोला ना, इसको मैच नहीं कराएंगे, डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, सारा आइटम दे देंगे, ये हो जाएगा मान लीजिए 10 लाख, इधर आ रहा है 8 लाख, थोड़ा डिफिकल्टी बढ़ाते हैं। डेबिट टोटल कर रहे हैं 10 लाख आ रहा है, क्रेडिट टोटल कर रहे हैं 8 लाख आ रहा है, मैच नहीं कर रहा है। पहले बोला चेक करो कैपिटल है कि नहीं है, बोला कैपिटल है, बोला ठीक है कुछ नहीं कर सकते इसका, कोई गलती हुआ है। लेकिन बोल रहा है कि सवाल में अगर हमने आपको कैपिटल नहीं दिया है, कल मैंने पढ़ाया था डे 2 जिन का था, दैट एसेट माइनस लाइबिलिटी करके कैपिटल ही आता है। तो इसका मतलब क्या है समझने का कोशिश करें। ये जब आप टोटल करेंगे, ये जब आप टोटल करेंगे, अगर क्रेडिट हल्का है पर कैपिटल है ही नहीं सम में सारा, सो आप अज्यूम करेंगे कि वो कैपिटल ही मिसिंग फिगर है। समझने की कोशिश करिए। ये आप देख रहे हैं ना टोटल 10 लाख का, ये आ रहा है टोटल 8 लाख का। कोई भी बिजनेस बिना कैपिटल के स्टार्ट किया जा सकता है? इम्पॉसिबल है। तो 2 लाख का जहां क्रेडिट में हल्का है वो क्या है? कैपिटल है। अब सोचिए कैपिटल एग्जिस्ट करता है, भैया और कैपिटल लाया होगा? नहीं। वी विल रिकॉर्ड समथिंग कॉल्ड अ सस्पेंस अकाउंट। ये आपको बहुत मदद करेगा फ्यूचर में। जब भी हमारा डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं करता है, हम एक अकाउंट खोलते हैं, टेम्पररी अकाउंट विच इज कॉल्ड अ डमी अकाउंट कॉल्ड द सस्पेंस अकाउंट। ये जब हमारी फ्यूचर में बैलेंस शीट मैच नहीं करेगी, जब हमारे फ्यूचर में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बोल के एक चैप्टर आएगा, क्लास 12 में आएगा, जब भी डेबिट और क्रेडिट को हम इक्वलाइज नहीं कर पा रहे हैं, हम सस्पेंस अकाउंट की मदद लेंगे। भाई ये है क्या सस्पेंस अकाउंट? बोल रहा है कि देखिए एवरी डेबिट हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट क्रेडिट, पर आदमी से गलती होना वाजिब है। परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 टू रोहिन 10,000 लिखना था, गलती से 1 0 छूट गया, तो रोहिन क्रेडिट 1,000 से हुआ है, डेबिट 10,000 से हुआ है। 9,000 का ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा है उस गलती की वजह से। तो आप पहले ट्रायल बना के देख लो क्यों नहीं मैच कर रहा है, क्या वैल्यू है। उसका नाम दे दो सस्पेंस है, अभी पता नहीं है क्या गलती है। उसके बाद आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ गड़बड़ था। अब समझ रहे ना, ये ऐसा नहीं रहेगा। हम खोजेंगे वेयर डिड इट गो रॉन्ग, वी विल रेक्टिफाई इट इन अनदर चैप्टर कॉल्ड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अगेन द एम्फेसिस ऑफ जर्नल, अगेन द जर्नल एंट्रीज विल बी डन। कि होना क्या चाहिए था, परचेज टू रोहिन, क्या कर दिए, रोहिन टू परचेज कर दिए गलती से। तो इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे? जर्नलाइज करके ही करना होगा। परचेज टू रोहिन 2 बार कर देंगे। सोचिए क्यों, गलती क्या था मैम? रोहिन टू परचेज, उसको कैंसिल कैसे करें? तो ये क्या हो गया एंट्री की कैंसिल हुआ? अब होना भी परचेज टू रोहिन चाहिए था, तो यही एंट्री 2 बार कर दीजिए। पूरा चैप्टर आप बिलीव नहीं करेंगे जर्नल वेस्ट है। ये जो अभी आप कर रहे हैं जर्नल वेस्ट है, हाँ या ना? कहां से आया ये लॉजिक डेबिट क्रेडिट का? लेजर पोस्ट हो कहां से रहा है? तो अगर आप जब आए थे छोटे छोटे बच्चे थे 2 महीने पहले, याद है मैं आपको कितना बार बोला हूंगा, आपका स्ट्रेंथ पूरा जर्नल पे बेस्ड है। जर्नल को ग्रिप लेके अगर आप आ गए, ये 8.5 तक अगर आप पहुंच गए, 10 में भैया मेरे को लगता है कि मैं मोटा मोटी कर लेता हूं, मेरे को हाँ ठीक है एक आध गलती होता है कभी कभी, पर हाँ मेरे को आइडिया क्लियर है कि खर्चा डेबिट होता है, इनकम क्रेडिट होता है, खर्चा होता है, आता जाता नहीं है, एसेट आता जाता है, लाइबिलिटी बढ़ता गिरता है। ये सब अगर आप ढंग से कर लिए हैं, आने वाला जर्नी बहुत स्मूथ होने वाला है। और अगर आप अभी भी जर्नल में स्ट्रगल कर रहे हैं, आज मेरे को लगता है वो रिडीमिंग क्लासेस हैं। आज से अगर आप आज भी अगर पूरा एफर्ट दें तो भी यू कैन मेक इट अप। क्योंकि मंडे से, मैं लास्ट बैच में भी बोल रहा था, मंडे से हम नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे
जो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। उसके बाद सिलेबस थोड़ा सा ना लेवल अप हो जाता है, कैश बुक, BRS, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। सो तब क्या होगा ना, आपको लगेगा अरे हाँ अब समझ में आ रहा है कि क्लास 11 टफ है। क्यों? क्योंकि अगर आप माइंड नहीं करें, अभी तक आप वही चीज़ कर रहे हैं जो 9वीं और 10वीं के क्लास 9-10 के बच्चों को पढ़ाया जाता था। तो कोई हाई लेवल पढ़ाई तो नहीं है अगर क्लास 9 और 10 में इंट्रोड्यूस था ये जर्नल लेजर ट्रायल। हाँ, स्टैंडर्ड हायर है, गुड्स परचेज्ड फॉर इतना, सोल्ड फॉर इतना, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। मशीन पे प्रॉफिट है तो लिखना है, गुड्स पे प्रॉफिट हुआ तो नहीं लिखना है। वो सब कहानी आप देखें, येस्टरडे ही हम लोग बात कर रहे थे, काफ़ी झमेले थे। बट ये चैप्टर बहुत ही सिंपल सा है, जिसमें से हमको लगता है कि कुछ पॉइंट्स मैं पहले ही लिखवा देता हूँ। आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड दैट द सैटरडे संडे बैच गेट्स अ लिटिल एडवांटेज। Why? Because all classes of the week are done. So I already know what doubts are going to come. So उनका क्लास जनरली देखिए पहले से जल्दी खत्म होता है। Why? Because of the simple fact that 3 classes of the same thing has been done and it is being repeated. So I already know what doubts are going to come. तो एक बार के लिए ना इसको मैं कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं डिक्टेट करना चाहता हूँ रिगार्डिंग ट्रायल बैलेंस। थिंग्स टू रिमेंबर बोल लीजिए या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स विद ट्रायल बैलेंस। बुलेट नंबर 1, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस if debit is not equal to credit, if debit not equal to credit, we will use suspense account. And write it on the lighter side, exactly like the ledger जैसे आप बनाते हैं। We will use the suspense account and write it on the lighter side. अच्छा, जरूरी है डेबिट में ही आए, जरूरी है क्रेडिट में ही आए, कहीं पर भी आ सकता है। However, if the question does not have capital in the list, the missing figure would be capital. If the sum does not have capital in the list, if the sum does not have capital in the list, the balancing figure would be capital. चलेगा। नेक्स्ट देखिए, अगर समझ पाते हैं, महित आप एक क्लास अटेंड किए थे सर। एक मेरा ना ओपनिंग स्टॉक होता है, एक होता है मेरा परचेज। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहता हूँ कि मान लीजिए इस बार दिवाली आई और मेरे पास ना 20 ठो पटाखा बचा हुआ था। 20 ठो पटाखा हम लास्ट ईयर नहीं फोड़े थे और टोटल में हम 40 पटाखा और खरीदते हैं। व्हाट इज द टोटल पटाखा ऑफ दिस ईयर? इस साल हम 55 पटाखा फोड़े हैं। डू यू अंडरस्टैंड? जलाएं। 5 बच गया है। भूमि, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत झमेला वाला चीज है, बोलिए ना। 5 जो बच गया है वो हाँ या ना में जवाब दीजिए। 60 का ही पार्ट है। तो अगर लिस्ट में विवान मैंने ओपनिंग स्टॉक और परचेज लिख दिया है, क्या क्लोजिंग स्टॉक 5 रुपए का फिर से लिखूं कि ऑलरेडी 60 में ये इंक्लूडेड है? नहीं लिखेंगे। अगर आप गलती से क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, आप बताइए आप दुनिया को कितना आपके पास स्टॉक है बता रहे हैं?
जब आपके पास 65 था कि आपके पास टोटल स्टॉक 60 था। तो भैया पॉइंट क्या है, रटना है। अगर रटना है तो कुछ रट्टू तोता बच्चा लोग होता है, जो लोग कंफर्टेबल है रट्टे में। ऐसा मतलब आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट जजिंग। इफ ओपनिंग स्टॉक एंड परचेज इज गिवन, क्लोजिंग स्टॉक विल बी इग्नोर्ड। पर फिर अगर आप 1400 रुपये महीना दे रहे हैं, ये तो किताब में भी लिखा है। अगर आप डीके गोल्ड ग्रेवाल निकाल के देखेंगे, आपको मिल जाएगा ये बात लिखा हुआ, दैट क्लोजिंग स्टॉक विल बी इग्नोर्ड। तो ट्यूशन का फायदा ही क्या हुआ? हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि ये जो है, ये टोटल इन्वेंट्री अवेलेबल है। इफ यू रिटन द टोटल इन्वेंट्री अवेलेबल, कितना जलाए हो, कितना यूज किए हो, कितना छोड़े हो, सब इसी में है। क्लोजिंग स्टॉक को आप यूज नहीं करेंगे, समझ पा रहे हैं? लेकिन अगर हम आपको बोले 55 रुपया का स्टॉक जलाए हैं, लिस्ट में ये नहीं दे रहे, 55 रुपया का स्टॉक जलाएं, 5 बच गया है, तो क्या हम क्लोजिंग स्टॉक लें कि नहीं लें? क्लोजिंग स्टॉक हम तब लेंगे। 55 is what was burnt. Is this my total stock or goods used this year? But total inventory is 55 or something was left as well. So total available inventory should I write as 55 or should I include closing stock this time? So ये आंख बंद करके आप नहीं कर सकते कि closing stock will not be written. Closing stock 99% पे नहीं लिखते, 99% सम में हमको वो ओपनिंग स्टॉक और परचेज देता है लिस्ट में। 99% वी डोंट राइट क्लोजिंग स्टॉक इन द ट्रायल बैलेंस, बट वी विल डू अ सम टुडे वेयर क्लोजिंग स्टॉक विल कम। उसमें एक चीज एक्स्ट्रा हो जाता है, वो क्या होता है नहीं होता है मैं आपको जब सम आएगा तभी बता पाऊंगा। पर अगर मैं आपको बोल रहा हूं ये मेरा टोटल इन्वेंट्री है, दिस इंक्लूड्स क्लोजिंग स्टॉक, लेकिन अगर कोई बोले नहीं नहीं ये टोटल इन्वेंट्री नहीं है रे, ये वो इन्वेंट्री है जितने का हमने यूज किया, यूज। अच्छा तो जो बच गया है वो यूज में है, कैसे हो सकता है? वो तो यूज्ड है। तो हम बोल रहे हैं अगर यूज्ड वर्ड है तो फिर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आ जाता है, अदरवाइज नहीं आता। बोलिए विधि, फिर से सुनते हैं। केस 1, सवाल में ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेज दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है। ये अपने पास 20 था, 100 था, इसी 120 में 5 बच गया था, यही 120 में 5 बच गया था। क्या मेरे को फिर से क्लोजिंग स्टॉक लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? आराम से जो आपके मन में आ रहा है बोलिए, अगर लगता है लिखना चाहिए तो बात करिए, गैस मत करिए, आप जो आपके मन में आ रहा है बोलिए। देखिए फिर सुनिए, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। सवाल ये है कि आप जब ये लिस्ट लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक खर्चा है 20 डेबिट में डालेंगे, परचेज खर्चा है 100 रुपया डेबिट में डालेंगे। सवाल ये है क्या क्लोजिंग स्टॉक डेबिट में 5 लिखना है कि नहीं लिखना है? नहीं लिखना है। आंसर करेक्ट है। क्यों नहीं लिखना है उसका आंसर सुनिए अगर आप समझ पा रहे हैं। भैया ओपनिंग स्टॉक और परचेज ही मेरा टोटल इन्वेंट्री है। था मेरे पास 5, 100 कर दिया मैं नया खरीद, बच जो गया है वो इसी का पार्ट था, तो मैं तो पूरा इन्वेंट्री लिख चुका हूं। लेकिन अगर मैं एक शब्द लिखता हूं इधर एडजस्टेड, इसका मतलब है कि मैंने इसमें क्लोजिंग स्टॉक डिडक्ट कर दिया है, जो यूज हुआ बस वही बता रहा हूं। मैं वो नहीं बता रहा हूं जो मैंने खरीदा, मैं वो बता रहा हूं कि जो मैंने यूज किया। इसका नाम जानते हैं क्या है? कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड। नाउ अंडरस्टैंड द लैंग्वेज विधि बिहाइंड इट। इज दिस द परचेज प्राइस? नो। कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड मीन्स कि मैंने इतने का गुड्स खर्चा किया है जो बिका है। तो जो नहीं बिका है, हाँ या ना में जवाब दें,
वो इसमें डिडक्टेड है कि नहीं है? आराम से सोचिए, हाँ डिडक्टेड है ना, डिडक्टेड है। तो जब मेरे को लिखना है तो फिर दोनों लिखना होगा। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग? केस 2 समझिए। परचेज कैसा? एडजस्टेड। एडजस्टेड का मतलब क्लोजिंग स्टॉक डिडक्टेड है, ओपनिंग स्टॉक एडेड है। तो बताइए यहां क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक है, ये तो आ गया डेबिट में, खर्चा है। ये आएगा कि नहीं आएगा इस बार? इस बार ये भी आएगा, पर इस बार ये नहीं आएगा। मैं आई डोंट वॉन्ट यू टू मग इट अप, प्लीज अंडरस्टैंड। यू नीड टू मतलब समझना होगा आपको इसको। हाउ मेनी ऑफ यू आर 11 12 क्लास अकाउंट्स, क्लास 9 10 सॉरी? Do you always remember closing stock was never a part of trial balance, it was an adjustment? वो ट्रायल बैलेंस में कभी नहीं आता था। क्लोजिंग स्टॉक इज नेवर अ पार्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस इफ ओपनिंग स्टॉक इज गिवन। भैया पर ना हमको ना थोड़ा टफ लग रहा है, टफ नहीं है। इफ ओपनिंग स्टॉक एंड परचेज इज गिवन, बस दो लेके आगे बढ़ना है, क्लोजिंग स्टॉक इग्नोर्ड, नहीं लेना है। अगर ओपनिंग स्टॉक, परचेज एडजस्टेड और क्लोजिंग स्टॉक है तो इस बार ये दोनों लेना है, ओपनिंग स्टॉक इग्नोर हो जाता है। मैं बताता हूं आपको फिर से। केस 2 इज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इसका नाम है एडजस्टेड परचेज। व्हाट हैव यू एडजस्टेड? यू हैव एडजस्टेड द स्टॉक। तो क्या एडजस्टेड परचेज में ओपनिंग स्टॉक एडेड है कि नहीं है? एडेड है। क्या क्लोजिंग स्टॉक डिडक्टेड है कि नहीं है? डिडक्टेड है। तो ये तो आप लिख दिए खर्चा। क्या आप फिर से ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे कि इसमें जोड़ा हुआ है? तो ओपनिंग स्टॉक इग्नोर हो गया। पर क्लोजिंग स्टॉक इसमें लिखें कि नहीं लिखें? क्यों? क्योंकि आप माइनस करके बैठे हैं उसमें, तब आप क्लोजिंग स्टॉक को भी ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे। मैं एक बार डिक्टेट करता हूं, उसके बाद देखते हैं, फिर बहस करते हैं, और उसके बाद दो सवाल बनाते हैं, एक में जिसमें एडजस्टेड परचेज है और एक में नहीं है, और फिर देखते हैं समझ में आता है कि नहीं आता है। चलेगा? लिखिए पहले। इफ द ट्रायल बैलेंस एक सेकेंड रुकिए, ना बता रहा हूं ऋषित। लिखिए इफ द ट्रायल बैलेंस हैज ओपनिंग स्टॉक एंड परचेज closing stock will not be recorded. As closing stock is already included if opening stock and purchase is given, closing stock will not be added as it is already included. एक छोटा सा ना ट्रायल बैलेंस ऐसा बना लें आप, डेबिट क्रेडिट ओपनिंग स्टॉक टिक, परचेज टिक, नीचे टोटल दिखा दीजिए, क्लोजिंग स्टॉक विल नॉट अपीयर। ऐसा एक छोटू सा बना लेंगे ना तो एग्जाम से पहले ये क्लिक कर जाएगा। हाँ, कभी कभी ट्रायल बैलेंस में भी देगा और बोलेगा कि हम लोग का लल्लू अकाउंटेंट था, वो लिख दिया है। आप देखो क्या करना है, इट्स कॉल्ड रीड्राफ्टिंग। अभी करेंगे, आज 12 टू सम है, 6 तो आज ही खत्म कर देंगे आप। छोटा सा चैप्टर है एकदम। ये डे 1 है सर। सारा कन्विंस्ड है। अब लिखिए ऑन द अदर हैंड, कंटिन्यूएशन,
On the other hand, if purchase adjusted or COGS, purchase adjusted और COGS, पूरा लिख सकते हैं आप, कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड इज गिवन, कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड इज गिवन इफ परचेज एडजस्टेड एंड कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड इज गिवन. मैम प्लीज इंग्लिश आपका ठीक ठाक ही है भूमि. कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड मतलब क्या है इसका? सोचिए हम अगर आपको बोल रहे हैं 6 लाख में बेचे हैं, सेल है, सेल, कॉस्ट, इसका कॉस्ट प्राइस 5 लाख है. हाय ना में जवाब दीजिए, इसमें जो बच गया वो कभी इंक्लूड नहीं हो सकता. 5 का चीज 6 में बेचे तो जो नहीं बिका है वो जोड़े क्या इसमें? नहीं. लेकिन जो पुराना था वो तो इसमें एडेड होगा. तो ट्रू फॉल्स, कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड या परचेज एडजस्टेड मतलब सेम ही चीज होता है. एडजस्टेड परचेज एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मीन द सेम थिंग. चलेगा? तो क्या लिखे हम लोग? इफ एडजस्टेड परचेज और कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड इज गिवन, क्लोजिंग स्टॉक विल बी रिकॉर्डेड but opening stock will not be recorded. If adjusted purchase and cost of the goods sold is given, closing stock will be recorded but opening stock will not be recorded. चलेगा? इसका छोटा सा ट्रायल बैल, if adjusted purchase and क्या cost of goods sold is given, opening stock will not be recorded and closing stock will be recorded. So after trial balance भी closing और opening stock नहीं लगेगा? कुछ नहीं करना, उसको इग्नोर, सीन जोन कर दीजिएगा. आपको एक लिस्ट ऑफ अकाउंट्स देगा और बोलेगा बताओ इसका ट्रायल बैलेंस, आप उसको छोड़ दीजिएगा, कुछ नहीं करिएगा उसका. क्लोजिंग स्टॉक, एडजस्टेड परचेज, टोटल करके नो ओपनिंग स्टॉक रिकॉर्डेड. कन्विंस्ड है? तो एक बैच में ना, आई थिंक इट वाज द फ्राइडे बैच और नहीं मंडे बैच 7 PM जहाँ था, वहाँ पे एक सवाल उठा था कि बुक में गया था या नहीं था. हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट इज और व्हाट आर रिजर्व्स? एनीबडी? बास्केटबॉल वाला रिजर्व नहीं सर. रिजर्व्स का मतलब होता है कई बार फर्म बिजनेस प्रॉफिट कमाता है. ये प्रॉफिट किसका है? हम ये ओनर को अभी प्रॉफिट देना नहीं चाहते. इट इज कॉल्ड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, प्लाउइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स. BST कॉमर्स में पढ़ रहे होंगे आप ये सब अभी. दैट सर्टेन टाइम्स दी ओनर्स डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट व्हाट दे हैव अर्नड. वो फर्म में रखना चाहते हैं, री इन्वेस्ट करना चाहते हैं. दैट इज कॉल्ड रिजर्व्स. मैम ट्रायल बैलेंस में वो रिजर्व्स कौन से साइड में आना चाहिए? क्रेडिट. कारण? एंड हु डज इट बिलोंग टू? ओनर. प्रॉफिट है ना यार, क्रेडिट और गेन्स एंड इनकम. तो एनी काइंड ऑफ रिजर्व और एनी काइंड ऑफ प्रोविजन विल बी क्रेडिट. ये लिख लीजिए. एनी काइंड ऑफ अ प्रोविजन और एनी काइंड ऑफ अ रिजर्व any kind of a provision or any kind of a reserve is credit.